अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, सियासी हंगामा पाकिस्तान में जारी है और नित नई खबरें हर रोज़ हमें सुनने को मिल रही हैं। कोई किसी के हक़ में दस्तबरदार हो रहा है तो कोई किसी और के साथ पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहा है। ये सब कुछ अभी भी चल रहा है जबकि इलेक्शन में बहुत ही कम दिन बाकी रह गए हैं। हमने कल के रोज़ मुख्तलिफ सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम का जायज़ा भी लिया था, लेकिन कुछ ऐसी पार्टीज़ भी हैं कि जो बज़ाहिर देखने में छोटी पार्टीज़ हैं लेकिन मेक और ब्रेक में वो बड़ा इम्पॉर्टेंट किरदार पाकिस्तान की सियासत में हमेशा अदा करती हैं। चाहे वो MQM पाकिस्तान हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो या फिर अब हाल ही में जन्म लेने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अगरचे ये उसका पहला इलेक्शन है, जहांगीर खान तरीन साहब इसको लीड कर रहे हैं, अलीम खान साहब इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन इस पार्टी के ऊपर सब लोगों की नज़र इसलिए भी है कि सबको ये लगता है कि ये मंजूर नज़र लोगों की पार्टी है और बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि हुकूमत बनाने में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का एक अहम किरदार भी होगा। ये पार्टी इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों हो सकती है और इस पार्टी में शामिल लोगों के बारे में जो एक्सपेक्टेशंस हैं इलेक्शन को लेकर के कितने लोग कामयाब होंगे, इसके ऊपर भी बात होगी और मुख्तलिफ सियासी जमातों से इनके ताल्लुक़ कैसे होंगे, हुकूमत साजी में इनका क्या किरदार होगा, ये सब भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है आने वाले इलेक्शन के हवाले से। तो आज सबसे पहले इसी हवाले से बात करेंगे और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब आज हमारे साथ प्रोग्राम में स्पेशली मौजूद हैं। उनसे इन तमाम सवालात के जवाब भी लेंगे। तो पहले तो चौहान साहब आपकी तरफ आऊँगी, ये बताइएगा कि आपका एक स्टेटमेंट जो है ना उसने बड़ा रौला डाल दिया है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की इमरान साहब चौहान साहब जो है आजकल बातें कर रहे हैं तो लोग ना एकदम अलर्ट होके बैठ गए। नहीं, चौहान साहब से सवाल पूछें आप, जरूर पूछें, लेकिन मुझे ये बता दें कि ऐसी कौन सी इनकी स्टेटमेंट है जिसने रौला ना डाला। ख़ास तौर पे इलेक्शन के हंगाम जो इनकी ये स्टेटमेंट है कि जनाब आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ वही जीतेंगे जो कमिटमेंट करेंगे, तो वो काफ़ी शोर मच गया है कि जी चौहान साहब इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। चौहान साहब थोड़ी इसकी वजाहत फरमाएं सर, कमिटमेंट किससे करनी है, कैसी कमिटमेंट करनी है और जीत की गारंटी कैसे दी जा सकती है, वोट तो भी पड़ने हैं सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना साहिबा, ना आप इतनी सादी हैं ना मैं इतना सादा हूँ, दोनों हम रोटी खाते हैं, गंदम का दाना खाते हैं, समझदार है और मुल्की और आलमी सियासत के ऊपर आप तीनों दोस्तों की भी नज़र है। मैंने जो बात की ना, जिस कंटेक्स्ट में की, मैं थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। देखें, तहरीक इंसाफ के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, 100 बंदा इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसमें से 35 से 40 वो हैं जिनके ऊपर इंतहाई सवीयर किस्म के पर्चे हुए हैं आपके 9 मई के इशू के ऊपर, और आर्मी इंस्टॉलेशन वाले पर्चे हैं, GHQ वाला, जना हाउस वाला, मियाँ वाली एयरबेस वाला। अब उनके मिलिट्री कोर्ट्स में पर्चे चल रहे हैं। अब वो फैसले इलेक्शन से कुछ दिन पहले शायद आ जाए या इलेक्शन के बाद महीने डेढ़ के अंदर वो फैसले हो जाने हैं। अब ऑब्वियसली उनको सजाएं होनी है 2 साल से लेकर 10 साल 12 साल की। अब जब वो सजाएं हो जाएंगी, वो किस तरीके से खुदा न खास्ता अगर जीत भी जाते हैं तो क्या वो नाअहल नहीं होंगे? जब वो नाअहल होंगे तो इतना खर्चा 4, 5, 6, 10 करोड़ रुपया लगाओ, इतनी मेहनत मशक्कत करो, तो इसके लिए कि आपने 2, 4, 10, 15, 20 दिन के लिए, 30 दिन के लिए जनाब आपने नाअहल हो जाना है। पहली चीज तो ये मेरी पॉलिटिकल परसेप्शन थी जिसके कंटेक्स्ट में मैंने ये बात की। दूसरी चीज, अब मसला ये है कि ये आजाद है, इनके ऊपर 62, 63 की और फ्लोर क्रॉसिंग की कोई ऑब्लिगेशन नहीं आती। जाहिर सी बात है, जब ऑब्लिगेशन नहीं आती तो ये सारे लगे हुए हैं। कोई जहांगीर तरीन साहब, आपने पूछा कि किससे अंडरहैंड डील कर रहे हैं, कोई जहांगीर तरीन साहब से करने की कोशिश कर रहा है, कोई बिलावल जरदारी साहब से करने की कोशिश कर रहा है, कोई नवाज शरीफ साहब से करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। तो बात बिल्कुल ठीक है, ये मैंने आप देख लीजिएगा। आपकी बात में दोनों बातों में फर्क है ना चौहान साहब। एक तरफ आप कह रहे हैं जो कमिटमेंट देंगे, वो कमिटमेंट में आपने नहीं समझाई कि वो कमिटमेंट किससे करनी है, जो जिसके बदले उन्हें जीत भी मिल जाएगी। आपने कहा वही जीतेंगे जो कमिटमेंट करेंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ, कोई जहांगीर तरीन साहब के साथ, कोई बिलावल जरदारी साहब के साथ, कोई सीट एडजस्टमेंट, कोई अनडिक्लेयर्ड सीट एडजस्टमेंट, कोई अंडरहैंड पार्टी की सपोर्ट, कोई मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, मुख्तलिफ किस्म की जनाब आपकी कमिटमेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के जनाब अंडरहैंड डील्स होती हैं। कंटिन्यूटी है तो फयाजुल हसन चौहान साहब ये फरमाइएगा कि ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इसी तरह से होता है, लेकिन अभी आपने जो फरमाया कि 2 से 10 साल सजाएं होंगी, तो क्या इस कमिटमेंट के बाद वो सजा नहीं होगी?
उनका मुस्तकबिल जो है वो महफूज हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने ये बात कोई नहीं की। देखो जो सीवियर पर्चों में है उन्होंने तो, जो हल्की फुल्की ठक ठुक में है, कच्चे राग गाते रहे 9 मई को, और छोटे मोटे पर्चे अगर उनके ऊपर है या वगैरह वगैरह में है, उनकी तो शायद इस तरह की बचत हो जाए कि खुदा न खास्ता वो जीत जाते हैं तो जीतने के बाद चलो कोई कंप्रोमाइज वाला माहौल पे बन जाए। लेकिन जो सीवियर पर्चों में है किस तरीके से हो सकता है? आप देख रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, मैं बार बार एग्जांपल देता हूं, डॉक्टर यास्मीन राशिद बच सकती है जी? आप मुझे ये बताएं, जिनकी वीडियो अगर आप बच गए हैं तो वो भी बच जाएंगी, कौन सी बात है? नहीं 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 नहीं, इधर रुक जाओ समीना साहिबा, आपकी इत्तला के लिए है 9 मई वाले दिन मेरी दुश्मनी में, मेरी दोस्ती में नहीं, मेरी पुरानी उनके साथ एक जनाब खासमत है ना, मेरी दुश्मनी में 9 मई वाले दिन अपने प्रोग्राम में एग्जैक्ट 8:35 पे एक वीडियो चलाई बगैर किसी सियाको सबाब। अब वो बजायरन उन्होंने पार्टी के अंदर मेरी पोजीशन खराब करने के लिए अपनी तरफ से ये कही, लेकिन वो पंजाबी का मुहावरा है, कुब्बे या लत पई तो कुब्बा सीधा हो गया। आपको हो गया। और जनाब वो मेरे हक में एक गवाही पड़ गई, और ये हकीकत थी कि जब पहले 4-5 मिनट के अंदर हम निकले लियाकत बाग से, रियाल्टो चौक पे पहुंचे, जब पहले नारे 2-3 लगे, मैं आराम से वहां से निकला अपनी गाड़ी में बैठ के सीधा घर, और अल्लाह पाक के करम से इसकी गवाही 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं सैकड़ों लोग जो है वो आपको देंगे। नहीं, ये तो आपने बड़ा जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, लेकिन चौहान साहब इस तरह की वीडियो तो डॉक्टर साहिबा की भी मौजूद है जिसमें वो बाकायदा सबको मना कर रही हैं कि कोई अंदर ना जाए, कोई तोड़फोड़ ना करे, कोई इश्तियाल अंगेजी ना करे। आप इसके ऊपर अब मैं क्या एग्जांपल दूं कि आप जनाब किसी को जनाब मारने के बाद कहीं जरा देखना तो खून ना निकले, जरा देखना कुछ ज्यादा जख्म ना आए। ये तो कोई एग्जांपल नहीं। बहरहाल चलें आगे चलते हैं, हम सियासी मामलात पे बात करते हैं। मजमा लेके ठीक है, ये तो सर अब पहुंच गए, ठीक है, चलिए बलवा कर लिया आपने, दंगा पहुंचे तो फिर आप भी थे ना। चौहान साहब चलिए अब इसको छोड़ दें, अदालतों को फैसला करने दें किसने क्या किया, इससे हम जरा ना सियासी मामलात की तरफ ले आते हैं क्योंकि इसके ऊपर बात करनी है। चौहान साहब 2-3 दिन पहले अब्दुल अलीम खान साहब से मुलाकात हुई हम चंद साफियों की, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान को इस्तेहकाम की ज़रूरत है, वो चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो या इससे भी ज़्यादा मुल्की इस्तेहकाम है जो उसकी ज़रूरत है, लिहाजा ये जो इंतखाबात हैं ये मुल्क में इस्तेहकाम लेके आएंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिस तरह की इस वक्त सूरत हाल है, पोलराइजेशन है, शायद फिर हुकूमत जो है कोई भी एक पार्टी इस तरह की जो है अक्सरियत हासिल ना कर सके। तो क्या आप समझते हैं कि इस्तेहकाम इन इलेक्शन के बाद आएगा? अच्छा, मैं आप तसल्ली से जवाब दूंगा, मेहरबानी करके टोकिएगा ना। नहीं, आप हर जवाब तसल्ली से दें। इमरान साहब, बात यह है कि 8 फरवरी की रात को वो कुड़कुड़ खत्म हो जाएगी जो 2 साल से फितना इस पाकिस्तान के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज की सूरत में जनाब जारी और सारी था, जिसने पाकिस्तान की इकॉनमी को, सियासत को, माशरत को, तमद्दन को, रूल ऑफ लॉ को, हर चीज को जना डिस्ट्रॉय करके रख दिया। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद फिर अगर कोई ये समझता है कि फिर दोबारा जनाब वो यहाँ पर हर दिन ईद और हर रात शबरात वाला माहौल बना के वो पिछले 2 सालों वाला या पिछले 11-12 सालों वाला हर वक्त की लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद मैना मानू वाला माहौल बनाएगा, पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता अनरेस्ट का। पाकिस्तान मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता का। पाकिस्तान ने नवंबर 2024 को 27 अरब डॉलर का कर्जा पे बैक करना है, और पाकिस्तान का पिछले साल का टोटल रेवेन्यू जो ना 24 अरब डॉलर था। जनाबे वाला पाकिस्तान इकोनॉमिकली बिल्कुल तबाह बर्बाद हुआ है। इन हालात के अंदर अगर किसी पॉलिटिकल बिल्कुल ये हर कोई ख्वाहिश करता है कि अब इस्तेहकाम आए, बात आपकी ठीक है, लेकिन चौहान साहब आप इलेक्शन से क्यों दस्तबरदार हो गए? इस इस्तेहकाम में आप भी कोई अपना हिस्सा डालते, ये नून लीग की मोहब्बत में आप दस्तबरदार हो गए? नहीं, तहरीक फसाद फिल अर्ज की नफरत में जना आप सुन लीजिएगा तसल्ली से जनाबे वाला। मैं पिछले 5-6 दिनों में कई टॉक शोज के अंदर ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपके शो में भी कर देता हूँ। मेरा 75% हल्का चेंज हो गया। 1 दिसंबर को हदबंदी आई, टोटल 2 महीने बाद इलेक्शन, मैंने उसी पर फैसला कर लिया था कि मैं अनाउंस कर दूं। लेकिन 1 दिसंबर की रात को ही ये खबर चली और पार्टी के अंदर भी ये पता चला कि नून लीग के साथ एडजस्टमेंट के साथ इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो मेरे जहन में ये था कि ऑब्वियसली जब एडजस्टमेंट होगी तो लड़ेंगे, नहीं एडजस्टमेंट होगी तो नहीं लड़ेंगे।
उसके मुताबिक मैंने अपने सारी चीजों को चलाता रहा, नून लीग के दोस्तों के साथ भी, यहाँ पे अपनी भी टीम और बाकी सारे मामला। लेकिन एंड टाइम पे जब नई एडजस्टमेंट हुई तो मेरे लिए 75% नए हल्के के अंदर, और फिर मैंने कोई हराम की कमाई के चौके छक्के नहीं मारे हुए थे कि मैं 7-8-9 करोड़ पे अपने बीवी बच्चों का पेट काट के मैं जनाब लगा दूं और हासिल वसूल जो है ना कुछ समझ भी ना आए, और इतना फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन। तो मैंने 2 वजूहात, ये तीसरी सबसे बुनियादी वजह, मैंने 8 महीने नजरियाती बुनियादों पे तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जंग लड़ी है। मैं वाहिद बंदा हूं जिसने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और पब्लिक के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर तहरीक फसाद फिल अर्ज को 8 महीने एक्सपोज किया है। मैं नहीं चाहता था कि अपने किसी सियासी फैसले से अपने शहर और अपने हल्के में उस तहरीक फसाद फिल अर्ज के कैंडिडेट को फायदा पहुंचे। मैंने बैकआउट कर लिया, रेस्ट इज द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट। तो कितनी सीटें जीत लेगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आपके ख्याल से इस इलेक्शन में? देखिए, मैंने एक प्रेडिक्शन की थी जिस आपने टीवी शो का आपने कहा कि हलचल मची है। मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान की इस इलेक्शन में कौमी असम्बली, पंजाब असम्बली, KPK असम्बली के अंदर तो 33% के राउंड अबाउट आज़ाद मेंबर्स बनेंगे। लेकिन ये आज़ाद मेंबर्स वो नहीं होंगे जो तहरीक इंसाफ के, तहरीक इंसाफ के जो उक्का दुक्का जितने भी कोई बनेंगे उससे हट के मैं कह रहा हूँ 33% आज़ाद होंगे। वो 33% की अक्सरियत इंशाल्लाह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ज्वाइन करेगी। जब वो ज्वाइन करेगी तो उसके बाद फिर आपका जनाब सब कुछ क्लब होके के जो जीते हैं और जो ज्वाइन किए हैं, फिर उसकी बुनियाद पे आपका अकलियतों की सीटें, ख्वातीन की सीटें मिला के हमारा कौमी असम्बली में भी एक हैंडसम किस्म का जनाब पार्लिमानी जनाब ग्रुप होगा, हमारा पंजाब असम्बली के अंदर भी, हमारा सिंध में भी शायद इंशाल्लाह, क्योंकि वहां पे हमारे तकरीबन कोई 50 के करीब कैंडिडेट खड़े हुए हैं, तो वहां से भी उम्मीद है कि अल्लाह पाक खैर करेगा। तो इस किस्म का कोई माहौल इंशाल्लाह आप नहीं। तो वैसे ये जो नून का बंदा खड़ा हुआ है आपके हल्के से, कौन खड़े हुए हैं वैसे मैं देख नहीं पाई, तो क्या उनकी कैंपेन कर रहे हैं जी? अच्छा, तो क्या इनकी कैंपेन कर रहे हैं आप? समीना, इससे बड़ी क्या कैंपेन है कि जनाब हम पीछे हट गए, इससे बड़ी और क्या कैंपेन है? वो तो आपका हल्का ही नहीं था ना, आप खुद ही कह रहे हैं। तो जब एक जगह पे आपकी उस तरह से फिर भी अगर मैं इलेक्शन लड़ता 15,000 20,000 वोट लेना कोई मुश्किल तो नहीं है ना, तो वो सारे का सारा फायदा उसको चला जाता। अच्छा चौहान साहब, ये फरमाइएगा कि एक तो ये कि आपके मुखालफिन जो हैं वो ये इल्ज़ाम आयद करते हैं कि पहले पिंडी से शेख रशीद साहब जो हैं खबरें देते थे और दावे करते थे और कहीं से ताल्लुक होने का दावा करते थे, अब उनकी सीट फयाजुल हसन चौहान साहब ने संभाल ली है, तो इस पे कुछ तबसरा करें, ये ठीक है गलत है? इमरान साहब, ताल्लुक तो पाक फौज के साथ फयाजुल हसन चौहान का ऐसा है कि शायद आपकी सोच से भी बाहर हो। मेरा बेटा पाक फौज, मेरा भाई पाक फौज, मेरे 12-14 भतीजे भांजे कजन पाक फौज, उन सारों से ज्यादा मुझे पाक फौज से मोहब्बत है। छोड़े इन चीजों को, बात ये नहीं है। हम पिंडी के अंदर बैठे हैं, अल्लाह पाक के करम से 44 साल सियासत करते हो गए हैं, 23 साल इलेक्शन की पॉलिटिक्स करते हो गए हैं, IT प्रोफेशनल है, मीडिया पर्सन है, कुछ चीजें समझ से बाहर कैसे होती हैं। आप माशाल्लाह खुद सीनियर तरीन दोनों जनाब आप बैठे हुए हैं, एंकर्स और जर्नलिस्ट, चीजें तो समझ आ जाती हैं। खबर कहीं से आए, आप दो तरफ से क्रॉस वेरिफिकेशन करें, आपको समझ आ जाएगी कि यार ये मरियम बीबी ने ये बात की है, ये कहां से की है, क्यों की है। ये नवाज शरीफ साहब ने ये दावा किया है, ये कहां से किया, क्यों किया है। आपने लूज बॉल दिया आपको, आराम से आपने उस पर चौके छक्के लगाए। लेकिन मुझे एक में सिर्फ एक बात पूछ लूं चौहान साहब, वैसे गुजारिश ये है कि आप जैसा जो सियासी कारकुन है जिसकी 44 साल जो है कोशिशें हों, तो मैं तो ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि उसको असम्बली में होना बड़ा ज़रूरी है, उसको अमली सियासत में होना बड़ा ज़रूरी है, इससे मुल्क और जमहूरियत को फ़ायदा होगा। तो क्या आपसे कोई वादा वायद किया गया है कि चले कोई नहीं अभी आप विड्रा कर जाए, आगे हम आपको एडजस्ट कर लेंगे? देखिए, बात ये है कि सियासत नवाज शरीफ साहब के मेहमाने वो मुआविन खुसूसी बन जाएंगे आप कोई, या मरियम की कोई वो आप कैबिनेट का हिस्सा बना दिए जाएंगे? आप सुन ले, फिर ब्रेकिंग सुन ले आप। पहली ब्रेकिंग तो ये जवाब सुन ले भाईजान, पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शन का नाम नहीं है, अमली सियासत इलेक्शन का नाम नहीं है। बड़ा क्लियर सुन लें, इलेक्शन का और सॉरी सियासत का नाम सिर्फ इलेक्शन नहीं है। सियासत का नाम सिर्फ इलेक्शन लड़के असेंबली के अंदर आना नहीं है। सियासत तो बड़ा कंप्रीहेंसिव किस्म का एक टॉपिक और एक जनाब जिसे कहते हैं ना कि एक फील्ड है, पहली चीज। दूसरी चीज, किसने कहा है कि सियासत के अंदर जनाब इलेक्शन लड़के ही आप इक्तदार में आ सकते हैं?
किसने कहा है कि आप इलेक्शन लड़के ही जनाब कैबिनेट का मेंबर बन सकते हैं? किसने कहा है कि सिर्फ आप इलेक्शन लड़के ही हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं? दो, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनाबे वाला, आपने मेहनत करनी है। अब मैं पिछले 7 दिन से जितना सोशल मीडिया मैं तो सीधा सीधा आपके मुंह से ना वो नवाज शरीफ साहब मरियम साहिबा की तारीफ सुनना चाह रही थी कि आप कहेंगे कि वो पूरा प्लान लेके आ रहे हैं, मुल्क को बहरानों से निकालेंगे, मैं उनका हरावल दस्ता बनूंगा। मैं तो ये सुनना चाह रही थी। चले सुनाए ब्रेकिंग। अब ये मुझे सुना दें आप, सुनाए। मैं आपके मुंह से उनकी तारीफ सुनना चाह रही हूँ। सुन ले, ब्रेकिंग सुन ले। ना मरियम बीबी ने वजीर आला पंजाब बनना है, और मैं अभी आपको ताजा तरीन बता दूं, ना नवाज शरीफ साहब ने वजीर आजम बनना है। शाबाश है। ये एक ब्रेकिंग आप कैसे असेसमेंट दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं? तज्जिया या खबर है? मैं असेसमेंट दे रहा हूं। वजह ये है नवाज शरीफ साहब ने अपने कुछ मामला खराब कर लिए हैं। अच्छा, अपने कुछ मामला खराब। आपने देखा वो दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल बात ठीक है। अभी सुन ले, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, आपकी लेटेस्ट ब्रेकिंग आज की, जो इससे पहले मैंने किसी टॉक शो में बात नहीं की। परसों से नवाज शरीफ साहब ने जिद लगाई हुई है कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम बनेगी। अच्छा, तो इसमें क्या बुराई है सर? वो जिसको चाहें उनकी पार्टी नामजद करे। नहीं तो मसला खराब कहाँ हुआ है? नहीं, वो तो आपने कहा ना कुछ मामला खराब हो गए। अभी तो उनकी वो बात। हाँ जी जी जवान साहब सुनाए सर। मीरा सुनती नहीं है, आप सुन तो लो पहले। अच्छा सुने जनाब, उन्होंने पता नहीं क्या उनके जहन के अंदर आया है, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे ना पूरे इलेक्शन के अंदर, ना कैंपेन के अंदर, ना जलसों के अंदर। उन्हें कोई खौफ है, कोई डर है या कोई चीज है। लेकिन उन्होंने अब अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। पहले इन्होंने मरियम साहिबा को वजीर आला बनाने की रट लगाई, जिसकी वजह से अच्छी खासी एक पॉजिटिव जो उनका एक रिलेशन था वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाना शुरू हुआ, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा को वजीर आला पंजाब की हैसियत से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। एक नेचुरल फिनोमिना है। वजीर आजम बाप हो, जनाब चाचा जनाब सीनियर वजीर हो, फिर जनाब दूसरा सीनियर वजीर जनाब कज़न हो, फिर तीसरा कज़न हो, फिर सदर भी जनाब मुस्तकबिल के अंदर कोई ख़ानदान में से बनने वाला हो, तो फिर वजीर आला पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी वो पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन्होंने वजीर आला पंजाब की जिद लगाकर जो चीज़ें की, जिसकी वजह से अपने हालात भी खराब किए, उसके ऊपर सोने पे सुहागा इन्होंने परसों से जनाब जिद लगा ली है कि मरियम नवाज साहिबा वजीर आजम बनेगी। अच्छा, ठीक। लेकिन चौहान साहब ये फरमाइएगा, एक सेकंड चौहान साहब ये फरमाइएगा कि हमारे वाकफान आल तो ये कहते हैं कि मरियम नवाज के लिए अभी कबूलियत नहीं है, चाहे वो वजीर आला पंजाब की बात हो। चौहान साहब आप में और समीना में एक कदर मुशरिक है कि आप पूरी बात नहीं सुनते। ये वैसे बड़ी ज्यादा है। मेरे प्रोग्राम में सबको बड़ा मौका मिलता है। एक सेकंड, मेरी गुजारिश, चौहान साहब की ना खबर इतनी बड़ी होती है कि वो अंदर एब्जॉर्ब एकदम नहीं कर पाता। मेरी बात तो पूरी सुन ले। मैं कह रहा हूं कि उनको कबूलियत नहीं है, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने शायद ताकतवर हलकों में कोई कुछ किसी हद तक इस पे राम कर लिया कि जी ठीक है आप वजीर आजम बन जाएं। क्या इसमें कोई है हकीकत? मैं आपको बता रहा हूँ, यही तो वो बता रहे हैं पंजाब की कबूलियत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, राइट। वजीर आला पंजाब की कबूलियत नहीं है। बिल्कुल ठीक। चलिए, लेकिन इन दी एंड जी फैसला आवाम के ही हाथ में है। लेट्स सी कि वो क्या फैसला सुनाते हैं। फयाजुल हसन चौहान, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे। यहाँ पर नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। मुल्क की मईशत के हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस सेगमेंट में जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि मीशत के हवाले से कुछ 2-3 अहम खबरें हैं जिनके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। एक तो जनाब हम देख रहे हैं मुसलसल बिजली की कीमतों में इजाफा होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तीसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्ज़ों का हजम है वो इतना ज़्यादा हो चुका है
और उसको कैसे पे बैक करना है उसका कोई प्लान अभी तक हमारे सामने नज़र नहीं आ रहा है। और ऐसे में जो शमशाद अख्तर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की माशी इशारे बेहतरी की जानिब गामजन है, जबकि ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट कहती है कि साल 2023 के दौरान पाकिस्तान को बदतरीन माशी बहरान का सामना करना पड़ा। क्या ये बहरान 2024 में भी हमारी जान छोड़ेगा या नहीं, इस पर भी बात करना बड़ा ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जो कि इकॉनमी के एक्सपर्ट हैं, उनसे बात करेंगे इस हवाले से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं सिचुएशन कि महंगाई है, बिजली के बिलों में भी इजाफा है, जो आम खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी उनकी भी जो यानी कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं, ये कहीं जगह पे रुक नहीं रही सारी सिचुएशन। तो ये आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है, ये रुक क्यों नहीं रही है अभी तक, जबकि अभी तो ओवरऑल हमें कोई ऐसे बर्डन का सामना नहीं है फौरी तौर पर, जैसे हम पहले देख रहे थे कि कोई डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है या फ़ौरन कोई पैसे वापस करने। इस वक्त क्या इशू है? समीना साहिबा, आपने बहुत सी बातें और बहुत सी दुरुस्त बातें सामने रखी हैं। एक तो यह है कि IMF का प्रोग्राम हो गया, तो जो वर्ड आपने डिफ़ॉल्ट का यूज़ किया वहाँ से निकल कर यहाँ खड़े हुए, जहाँ $3 अरब के ज़खायर थे आज माशाल्लाह 8-8.5 अरब डॉलर के ज़खायर हैं। रुपए की जो मूवमेंट बहुत ही अप एंड डाउन जायरेशंस हो रही थी वो रुक गई, थोड़ा सा रुपया मुस्तहकम हो गया। और ये हुआ कि जो हमारा बैरूनी खसारा था वो भी पहले 6 माह का $800-850 मिलियन रह गया, कंपेयर टू $3.7 बिलियन इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। जो पहले 6 माह हैं इस मालियाती साल के, उसको कंपेयर कर रहा हूँ पिछले 6 माह उस मालियाती साल के जो पहले गुजरा था। सो ये अगर 2-3 चीज़ें देखें तो इसको थोड़ी सी मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अर्ली साइंस आ गए। इसका कुल्ली तौर पे जो ताल्लुक है ना समीना, वो है पाकिस्तान के फंड के प्रोग्राम में होने से, और दूसरा थोड़ा सा जो एस्टैब्लिशमेंट ने सिग्नल किया स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन पे। पर इसका ये कतई तौर पे मतलब नहीं है जो आपने 2 बड़े इंपॉर्टेंट जोज रखे सामने कि डॉक्टर साहब, पर आम आदमी तो प्राइसेस इलेक्ट्रिसिटी की भी और ओवरऑल जो कीमतों का बढ़ना है जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं उससे बाहर नहीं निकला। वो हमारे डीप मसाइल हैं। बिजली का सेक्टर मुल्क को रोके हुए नहीं है, बल्कि इतना बड़ा बोझ है कि मैन्युफैक्चरिंग पे भी एक्सपोर्टर कहता है बिजली सस्ती करो। एग्रीकल्चर का ट्यूबवेल वाला, जब मैं गवर्नमेंट में होता था तो बार बार ये किसान के जो ऑर्गेनाइजेशंस थी आके मुझे कहती थी जिसको 5 रुपए करें, ये कम करें। और जो डोमेस्टिक है वो तो अगर मैं घर आता हूँ तो डैड भी मुझे यही कहते हैं लाहौर में कि यार ये क्या है बिजली की कीमतें, तुम लोगों ने क्या किया बिजली के सेक्टर से। हमने ये किया कि 100 अरब का सर्कुलर डेट था, जनरल मुशर्रफ छोड़ के गए, PPP ने छोड़ा 500 अरब पे, PMLN ने छोड़ा 1100 अरब पे, PTI ने छोड़ा 2300 अरब पे, PDM ने छोड़ा 2600 अरब पे, आज 2750 अरब। कहने का मकसद यह है कि none of us have been able to solve the issues of the electricity sector। इसको पहले मान लें ताकि इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड द IMF परव्यू करना शुरू करें। आप क्या बात करें डॉक्टर साहब, हमारे तो आजकल सियासतदान हमें खुशखबरियां सुना रहे हैं कि 300 रुपए यूनिट, 200 रुपए यूनिट और न जाने कितने यूनिट बिजली फ्री मिलने वाली है, और आप हमें कह रहे हैं कि जी सर्कुलर डेट पड़ा हुआ है। तो ये तो आप हमें कोई और कहानी सुना रहे हैं, कितने ये दे देंगे, कितने यूनिट बिजली फ्री? ये एक सिर्फ इसी में नहीं है समीना। जब हुकूमत में 2018-19 में हम बात किया करते थे तो 0 सर्कुलर डेट था गैस सेक्टर में। मैंने तो सिर्फ ये 2700 अरब आपको पावर का रखा है। 3000 अरब का सर्कुलर डेट जो है वो गैस सेक्टर में बिल्ड हो गया है। आप बड़ी बात सुनते हैं ना जी, बड़ा हमारा बैरूनी कर्जा है। ये 20-21 अरब डॉलर है जो आपने रुपए में पे करना है। ये पेबल है टू द बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और ये कहीं शो भी नहीं हो रहा। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग। देखिए बिजली में तो बड़ा क्लियर है कि जिसने भी आना है उसने जो सबसे बड़ा रिफॉर्म करना है ना, वो ये है कि क्या वो बिजली के सेक्टर को ठीक कर सकता है कि नहीं कर सकता। चाहे वो IPPs को जाकर उनके साथ मुआहिदों को देखना हो, डिस्कोस को प्राइवेटाइज करना है, जनरेशन कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन में लेकर जाना है, टारगेटेड सब्सिडी, हमारा पूरा जो थर कोल है उसको कैसे रिवाइटलाइज करना है, ये बड़ा डीप सर्जिकल ट्रीटमेंट मांगता है। सो एक तो बात बिल्कुल क्लियर है। जो आपकी इन्फ्लेशन की बात है, देखिए इसमें ना थोड़ा डीपर सोचना पड़ेगा। हम सतही गुफ्तगू करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। इन्फ्लेशन अब आ रही है आपकी सप्लाई शॉर्टफॉल्स ऑफ द फूड, एनर्जी प्राइसेस की इंक्रीज,
और आपके मालियाती खसारे के बढ़ने से। ये तीनों चीजें नोट कर लें, और इन तीनों का ताल्लुक इस वक्त सरकार की इकोनॉमिक गवर्नेंस से है। उससे क्या मतलब है? मालियाती खसारा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरली खराब हुआ है, प्रोविंसेस को चीजें जानी है हम नहीं दे रहे, एक्सपेंडिचर ठीक होना है हम नहीं कर पा रहे, कुल्ली तौर पे टैक्स का रिफॉर्म होना है, उसमें आपको पता है, आपने अब भी सुना है कि एक टैक्स के निज़ाम को ठीक करने पे एक बहस चल रही है। सो ये कुल्ली काम है जो आपने करने हैं, और अगर नहीं करेंगे तो मालियाती खसारा जो है हमेशा बढ़ा रहेगा। 8,000 अरब जब गवर्नमेंट बोरो करती है ना, तो उसके लिए नोट छापना पड़ता है, और IMF का फंड जो है वो नहीं मिलने वाला है, और IMF का फंड मिलेगा भी तो ये सस्टेनेबल नहीं है। तो आप ये उनकी जो राय है वो, क्योंकि इज़ अ फॉर्मर वन ऑफ द लीडिंग इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर गवर्नर भी हैं स्टेट बैंक के, तो IMF का जब ये नया प्रोग्राम आएगा अगली गवर्नमेंट के बाद, तो क्या फिर ये चीज़ें वो भी तो कंसिडरेशन में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? क्योंकि ये तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती रहेगी और फंड का, क्योंकि पॉलिटिकली अभी तो देखिए अनइलेक्टेड गवर्नमेंट है वो चल रही है, लेकिन इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बर्दाश्त कर सकती, उनको तो आवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ता है बहरहाल। So you've asked me a very very deep question, और मैं डीपली आंसर करूंगा, नंबर्स के साथ करूंगा, और आप बेशक नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले कामरान खान ने एक दिन मुझे फ़ोन करके स्पेशली कहा कि आप पाकिस्तान के डेट पे, मैं चाहता हूं कि कुल्ली तौर पे बता दें कि ये क्या मसला है $25 अरब का। पाकिस्तान का जो इस वक्त IMF का रिव्यू हुआ है, उसका एक मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज आता है, उसमें IMF की क्लियर स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान का डेट सस्टेनेबल है। ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की स्टेटमेंट है। मैं तो ये बात बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि डेट इतना अनसस्टेनेबल नहीं है जितना शो हो रहा है। अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। एक्सप्लेनेशन क्या है? लेट्स से कि आप मुझे कहें कि जी आप ये जो अगले 3 साल की एक बहुत बड़ी स्टोरी बयान की जा रही है, ये थोड़ा सा आई थिंक मिस इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान में। देखिए, पाकिस्तान का डेट जो है $25 अरब ऑन दी एवरेज इस साल देना था। ये चूंकि बहुत अर्ली मुझे उन्होंने इंटरव्यू कर लिया था, तो ये बात मैंने तब भी कही थी। आज IMF के डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी हुई है कि इस साल $25 अरब देना है। मैं ये भी कहता रहा हूं कि अगले 3 साल में ऑन दी एवरेज पाकिस्तान ने $25 अरब वापस करना है, पर एक्चुअल में बात यह है कि ये $25 अरब नहीं वापस होना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इसमें से 11-12 अरब डॉलर वो है जो हमें रीप्रोफाइल करवाना पड़ेगा। इससे मतलब ये है कि पाकिस्तान का ये वो डिपॉजिट्स हैं जो चाइना के सेफ डिपॉजिट कहलाता है, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया का है, इनके लिए हमें उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, और डेट सस्टेनेबिलिटी को इस्तेहकाम देने के लिए वेरी वेरी क्लियरली कि इसको आप हमें 3 से 5 साल के लिए मौखर कर दें, हम आपको इंटरेस्ट देते रहेंगे। हम हर साल मौखर कराते हैं तो वो शो अप हो जाता है, तो सब घबरा जाते हैं कि जी ये देखें ना, $12 अरब तो यही है। अभी $2 अरब जनवरी में 1 साल के लिए मौखर किया है UAE ने। आपको ये लॉन्ग टर्म मौखर कराना पड़ेगा। दिस इज द वर्क दैट यू हैव टू डू। अगर मैं ये करवा लूं तो 25 में से 12 तो यहीं से गायब हो जाएगा 3 साल के लिए, तो आपका डेट पेबल रह जाएगा 13, 14, $15 अरब और कुछ करंट अकाउंट का खसारा साथ मिलाएं। वो क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। उसमें से बेशतर रकूम जाती है मल्टीलैटरल्स को। जो रकूम मल्टीलैटरल्स को जाती हैं उतने ही रकूम आप वापस उनसे ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स पुटअप करें। सो पाकिस्तान की डेट सस्टेनेबिलिटी का जो प्रोफाइल है एक्सटर्नल का, स्पेशली विद बिट ऑफ रीप्रोफाइलिंग, IPP के डेट की रीप्रोफाइलिंग, आप उसको ठीक कर सकते हैं। ये है असल काम। हम चूंकि प्रोफेशनलाइज कर नहीं पा रहे अपने सिस्टम को, तो हम इस सिस्टम में इतना बड़ा ये डेट को समझ रहे हैं कि बहुत वो एक ओवरकास्ट कर रहा है। मतलब है कि 2024 भी फिर हमारा इकोनॉमिक क्राइसिस में ही गुजरता नजर आ रहा है, क्योंकि इतनी जल्दी तो ये सब इश्यूज रिजॉल्व नहीं हो सकते। अब तो ये बड़ा डीप किस्म की सर्जरी चाह रहे हैं, उसके बाद ही मामला संभल सकते हैं। समीना, सो लेट मी से कि 3 इंपॉर्टेंट ट्रांजिशंस पहले 6 माह में होने जा रही हैं। जितना कंफर्टेबली उन ट्रांजिशंस को हैंडल करेंगे उतनी ही स्टेबिलिटी रहेगी। नंबर 1 8 फरवरी की ट्रांजिशन है। मैं होप करता हूं कि ये ट्रांजिशन जैसी भी होनी है स्मूथली हो जाएगी, बट इससे एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन मार्च अप्रैल में होनी है। अप्रैल में पाकिस्तान का करंट IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट, और याद रखिए कि ये एक प्रोग्राम नहीं है, ये एक अरेंजमेंट है, 9 माह की फैसिलिटी है, आपको राइड आउट करा रहा है।
ये ख़त्म होगी। पाकिस्तान की आने वाली हुकूमत का सबसे पहला ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्डर ऑफ बिजनेस जो है, वो एक नए प्रोग्राम का इजरा है, एक नए प्रोग्राम की डेवलपमेंट है, एक नए प्रोग्राम की साइनिंग है। जितना होम ग्रोन होगा उतना अच्छा होगा। और एक तीसरा ट्रांजिशन होगा जो मेरे ख्याल है 20-22 जून को होगा, जब पाकिस्तान का वो बजट दिया जाएगा जिसमें कलीदी काम यानी कि एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म और टैक्स का रिफॉर्म जिसकी आज गुफ्तगू हो रही है, ये करनी पड़ेगी। अगर ये 3 ट्रांजिशन स्मूथ होंगी तो अगले 6 माह ठीक होंगे। अगर इन 3 ट्रांजिशन में अपहीवल आएंगे तो मुश्किल होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा, पहले भी मैं सवाल आपसे जो पूछ रहा था कि जब हम बात करते हैं आम आदमी की, महंगाई की, इन्फ्लेशन की, तो पहले तो सिर्फ बिजली के बिल चीखें निकलवाते थे, अब तो गैस के बिलों ने भी चीखें निकलवा दी हैं। और IMF के साथ जो आपके मामलात हुए हैं उसमें जिस आप भी एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है कि अगर हुकूमती आमदनी 14 खरब 15 अरब से कम होती है तो फिर 15 फरवरी तक आपको गैस के बिल जो कीमतें हैं उनमें भी मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। तो आप कैसे फिर इन्फ्लेशन को रोकेंगे? जब गैस महंगी होगी तो डेफिनेटली हर चीज़ महंगी होगी। एक तो बड़ा ही क्लियरली गुजारिश ये करता हूँ कि पाकिस्तान में ये भी एक मिसनोमर क्रिएट किया जाता है कि IMF पाकिस्तान को कह रहे हैं कि आप गैस की बिजली और बिजली की जो बिल हैं उनको तब्दील करें, उनकी कीमतें। इसका कोई ताल्लुक IMF से है ही नहीं। इमरान साहिब, पाकिस्तान में आप पहले मुझे इस बात का जवाब दें कि गैस की कीमत का तयन कौन करता है? पाकिस्तान ने खुद कर दी है, ओगरा ने कर दी है, इन लोगों ने कर दी है। लेकिन जब इनसे टैक्स इकट्ठा नहीं होता तो फिर ये वो बर्क आसान हदफ यही है, बिजली बढ़ा दो, गैस बढ़ा दो। बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, चीनी कहते हैं जी 5 रुपए उस पर ड्यूटी लग जाएगी। आप देखें, आप माफी चाहता हूँ, आपने 30 से 40 सेकंड में हल बता दिया है कि 25 अरब ये हो सकता है। तो हमारे समझदार सियासतदानों को ये बात 5 साल में क्यों नहीं समझ आती? क्योंकि इमरान भाई माने ना कि आपका असल क्राइसिस बिजली या पानी या गैस या फिस्कल खसारा नहीं है। असल क्राइसिस तो आपका ये है कि आज तक आप एक कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट की टीम जो है, प्रोफेशनल्स की, प्राइवेटाइजेशन में, BOI में, एनर्जी में, फाइनेंस में, ये आप लाने को तैयार नहीं है। आप जनरलिस्ट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से एक ऐसा काम कराना चाहते हैं कि बिजली भी ठीक करे, डेट की भी रीप्रोफाइलिंग करे। ऐसा होना नहीं है। पाकिस्तान इज एन HR डिफिकल्टी। इस HR डिफिकल्टी को जब तक सॉल्व नहीं करेंगे तो हमेशा आउटसोर्स्ड थिंकिंग पे रहेंगे। जब तक थिंकिंग को पाकिस्तान नहीं लाएंगे। आई होप कि आने वाली हुकूमत इस पे सोचे। प्रॉब्लम्स ये भी तो है ना कि जिसने प्राइवेटाइज किया, जिसने कोई रिफॉर्म्स के बाद में वो नैब भुगते, बाद में उसको जो है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना पड़ा। सो इट्स नॉट अबाउट द HR प्रॉब्लम, इट्स अबाउट द सिस्टम प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यह है कि जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आती हैं, उनके एजेंडाज़ को जो कोई इम्प्लीमेंट करता है, 6 वज़ीर आज़म तो पिछले 5 सालों में फारिग हो चुके हैं, जेलों में गए हैं, उन्होंने अपनी जो है वो मुकदमे भुगते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कौन जो है वो रिफॉर्म करेगा? सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, नॉट ओनली कि जस्ट इट्स ईजी टू पुट ऑन पॉलिटिशियंस के ऊपर या उसके ऊपर, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम लाइज विद इन द सिस्टम। जब आप प्रोसिक्यूट करना शुरू कर देंगे, कौन प्राइवेटाइजेशन करेगा किसी इदारे की? जब आप उसको नैब में घसीटेंगे, उसकी नस्लों को नैब में घसीटेंगे, उनकी पूरी कैबिनेट को नैब में घसीटेंगे। हमारी जो है उन्होंने रेकॉर्ड एक्ट से लेके या पहले भी और सब भी हमेशा जो मुदाखलत की और उसके तबाकुन जो है असरात आए। HR का जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो तो पॉलिसी दे सकती हैं, लेकिन HR का इशू अनइलेक्टेड गवर्नमेंट्स तो नहीं दे सकती हैं। अल्टीमेटली जो आवाम का एतमाद है, दैट इज नंबर 1। इसका मतलब आपकी बातों से मैं अखज़ कर चुका हूँ कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। वेरी राइट। और मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब भी बेसिकली इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि कंटिन्यूटी हो, स्टेबिलिटी हो, और फिर उसके बाद ही उसको रिफॉर्म किया जा सकता है इकोनॉमी में, जो बेहतर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस वक्त। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इस शामिल रहे। और यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आकर हम एक और बड़े इंपॉर्टेंट सेगमेंट के ऊपर बात करनी है जिस पर आमतौर पर हमारे मीडिया की तवज्जो बड़ी कम रहती है, और वो है क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर बड़े होशरुबा इंकशाफात हुए हैं एक रिपोर्ट में, उसी से जुड़े अहम मामला डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर एक बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करनी है,
की खबरें इतनी होती हैं कि आमतौर पर ऐसे अहम मौज़ूआत जो हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं और उन पर बात नहीं हो पाती, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियाँ एक हकीकत है और इसके असरात हम सब भुगत रहे हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान में ये सूरत हाल है कि जनवरी का मौसम है, हम देख रहे हैं कि जो हिमालयाई खित्ता है वहाँ पर कोई बर्फ़बारी का नामो निशान नहीं है। आमतौर पर दिसंबर के आखिर में बारिश हुआ करती थी, मैदानी इलाकों में भी, पहाड़ी इलाकों में भी कोई बारिश नहीं हुई, खुश्क बिल्कुल सर्दी पड़ रही है दिसंबर भी और जनवरी भी। ये क्या मामला है और इससे क्या पाकिस्तान को असरात मज़ीद देखने पड़ सकते हैं, इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। और आज ख़ास तौर पर इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं जवाद मेमन साहब, जो कि मौसमियाती तज्ज़ियाकार हैं। जवाद मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है। जवाद मेमन साहब, आप सबसे पहले तो इस चीज़ को थोड़ा सा एलेबरेट कीजिएगा कि ये जो आज हम मौसम देख रहे हैं कि सर्दी और उसके बाद यानी जनवरी की भी और दिसंबर की भी और बिल्कुल खुश्क, ये कितने सालों बाद इस किस्म का मौसम हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सर्दी में कोई बर्फबारी नहीं हुई है। बिल्कुल, इस साल जो है वो अनफॉर्चुनेटली मानसून का जो लास्ट सीजन था हमारे यहाँ, वो भी जो है वो काफ़ी बिलो नॉर्मल गया और जो सर्दियों का जो सीजन है वो भी अनफॉर्चुनेटली जो है वो काफ़ी हद तक बिलो नॉर्मल जा रहा है। दिसंबर का महीना भी काफ़ी ज़्यादा खुश्क, जनवरी भी तकरीबन आधे से ज़्यादा गुजर चुका है, पहाड़ों पर ऐसे बर्फबारी नहीं है, बारिशें नहीं है और ये पिछले कई सालों बाद एटलीस्ट 6 से 8 साल बाद जो है वो एक बार फिर जो है वो इस तरीके का मौसम हम देख रहे हैं। लास्ट जब इस तरीके का जो फेस था वो इतना सिवियर नहीं था, इस दफ़ा ये जो फेस है इस वक्त जो हम देख रहे हैं इसकी सिवियरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। बारिशें जो है वो जनवरी में बिल्कुल स्टार्टिंग के एक हफ्ते में हमने देखी कि 1 से 2 सिस्टम्स आए और उसके बाद जो है वो टोटली जो है वो ब्रेक लग चुका है, ना बर्फबारी है ना कोई ऐसी बारिशें हैं और अगले 5 से 7 दिन तक वो मौसम फिलहाल इसी तरीके से ही रहने वाला है। चौधरी साहब, आपने भी इस पर निशानदेही भी की, बल्कि आज मैं देख रही थी डॉन में बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल भी इस पे आया हुआ है और बड़ा ज़रूरी है कि इन चीज़ों के ऊपर बात की जाए। लेकिन आपकी नज़र में ये चीज़ें कभी भी प्रायोरिटी में क्यों नहीं रहती? मौसमियाती तब्दीलियाँ ये हमारे देखिए इतने मंशूर दे रही हैं सियासी जमातें, इलेक्शन सर पे हैं, लेकिन किसी ने भी इस हवाले से अपने मंशूर में कोई एक शिक नहीं डाली हुई कि ये भी कोई प्रॉब्लम है। हालांकि पंजाब में हम स्मॉग बर्दाश्त करते हैं, बारिशें नहीं हो रही हैं, फसलें हमारी कम हो जाती हैं, फिर भी हमारे लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं हैं। देखिए, ये जब गवर्नेंस आई इस खित्ते में और ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जंगलात का और नहर का एक महकमा कायम किया और उस महकमे के ज़िम्मे ये काम था कि वो दरख्तों की नंबरिंग भी करते थे और फिर उसको जो है वहाँ पे लोकल जो दरख्त थे वो जो है उनको बीजा भी जाता था, फिर उनकी रखवाली की जाती थी। आज तक ये मामलात तो जारी हैं, लेकिन टिम्बर माफिया और हाउसिंग जो कॉलोनीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं और उसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सारे जो कौन कौन जो इसमें रेगुलेटर्स हैं वो भी शामिल हैं इस सारे कारोबार में। तो जंगल जो है वो ख़त्म हो गया है और उससे फिर दूसरा मौसमियाती तब्दीलियाँ जो दुनिया में आई हैं, जो क्लाइमेट चेंज आया है, उसमें जो साउथ ईस्ट एशिया का जो खित्ता है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और इंडिया में भी ये हालात हैं, पाकिस्तान में भी ये हालात है। आप लाहौर में बैठे हुए हैं, आप स्मोक को एक्सपीरियंस कर रहे हैं पिछले कई सालों से, किस कदर सवेर हो रहा है, उसकी भी ये वजह दरख्तों की कमी है। इसमें जो एक चीज़ तो दाद देनी पड़ेगी, जो पिछली गवर्नमेंट थी PTI की और उनके जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान थे, उन्होंने इस पर काफ़ी बिलियन ट्री सुनामी जैसा एक मनसूबा शुरू किया और वो दरख्त लगाए भी और उसमें फिर हमारे वो अटक के मलिक अमीन असलम साहब थे, उनके ज़िम्मे ये लगाया गया और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इसमें काम भी किया। प्रायोरिटीज़ तो सिंपल इसलिए नहीं रहती थी कि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली ना तो एजुकेशन है, ना इस माम में के ऊपर किसी भी सियासतदान की नज़र है। पावर पॉलिटिक्स है, इक़्तिदार में आने की बात होती है और फिर इक़्तिदार को मैनेज करने की बात है। तो इसलिए हमारी प्रायोरिटी तो ये कभी रही नहीं ये मामला। अभी भी ये जो पहाड़ों पे बर्फ़बारी नहीं हुई है कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, स्टोर में और GB में, ये बर्फ़बारी ना होने का बहुत शदीद नुकसान होगा जी। आपकी राय में वो बर्फ़ पिघलने के जवाद मेमन साहब हमारे साथ हैं, उनसे भी मैं जानती हूँ कि ये आखिर क्या वजह है। जवाद मेमन साहब, बड़ा अच्छा निशानदेही की है चौधरी साहब ने कि दरख्त ख़त्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं और फिर जो हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ खुद कर रहे हैं, जो ओवरऑल भी दुनिया में क्लाइमेट चेंज है उसका भी असर है पाकिस्तान के अंदर। तो क्या मज़ीद क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? क्या सिर्फ यही वजूहात हैं कि हम ये सब देख रहे हैं कि बर्फ़बारी नहीं हो रही है?
देखें, जो दरख्तों के हवाले से जो चौधरी साहब ने जो पॉइंट रेज किया वो तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो वैलिड है, और उसके बहुत सारे जो है वो असरात जो है वो हम देखते आ भी रहे हैं और फ्यूचर भी हम देखेंगे। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से इस साल जो वेदर पैटर्न्स चल रहे हैं, एल नीनो में अमूमन यही होता है कि हमारे यहाँ बारिशें कम होती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर जनवरी के स्टार्ट में देखा गया था कि ये महीना जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर जाएगा। इस बात की भी हमने जो है वो स्टार्टिंग में, जनवरी के स्टार्टिंग में निशानदेही की थी कि अगर वेस्ट में पोलर वॉर्टेक्स डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से स्पेशली कनाडा, यूएसए, यूरोप में इन दिनों आप लोग खबरों में भी देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा खतरनाक सर्दी है, वहां पर दर्जा हरारत -45, -50 तक ड्रॉप हो गया है। ठीक है जवाद मेमन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है और आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है काफी हद तक तो आ ही चुका है सामने के जो हमारे यहाँ ओवरऑल हम देख रहे हैं, जो हम एनवायरनमेंट के साथ कर रहे हैं उसके हमें असरात जो हैं वो भुगतने पड़े हैं। सिर्फ हम ही नहीं भुगत रहे, पूरी दुनिया भी भुगत रही है और अनयूजुअल किस्म की चेंजेस जो हैं वो हमें मौसम में नजर आ रहे हैं। इसी को ही हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। बहरहाल जी, यहीं पर प्रोग्राम को समेटते हैं आज। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।